आज का टॉपिक है फोर्थ नंबर है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे अब आपको ये पता चलेगा कि जर्मनी किस प्रकार से एक बुरे सिस्टम से अच्छे सिस्टम की ओर कैसे आगे बढ़ा और इटली भी एक बुरे सिस्टम से अच्छे सिस्टम की ओर आगे कैसे बढ़ा। यानी कि जो टाइम पीरियड के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिस समय के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उस समय पे आप ये समझिए कि जर्मनी और इटली एक बहुत ही गंदे सिस्टम से निकलकर किधर आ रहा था, बाहर सिस्टम की ओर, यानी कि एक अच्छे सिस्टम की ओर आ रहा था। तो वो किस प्रकार से हुआ, कैसे वहाँ पे सिस्टम बदला, कैसे वहाँ पे खुशहाली आया, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जब आपसे पूछा जाए द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो कैसे आप लिखेंगे, तो कुछ पॉइंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट। याद कीजिए, नेपोलियन ने 39 स्टेट्स क्रिएट किए थे, उनको क्या कहा गया था, जर्मन कन्फेडरेशन कहा गया था। और उसी 39 स्टेट्स को आपस में क्या कर दिया जा रहा है, अब मिला के एक जर्मनी नाम का देश बनाया जा रहा है। समझिएगा ध्यान से, आज जिस जर्मनी को हम लोग जानते हैं वो जर्मनी ऐसा नहीं था पहले, वो 39 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। और वो क्रिएट किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये हमने आपको पिछले वाले क्लास में नहीं, बेसिकली जब नेपोलियन के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे तब बताए थे। हाँ, तब बताए थे हम आपको, है ना। तो नेपोलियन ने जो 39 जर्मन कन्फेडरेशन इस्टेब्लिश किया था, यानी कि 39 स्टेट्स नेपोलियन बोनापार्ट ने जो इस्टेब्लिश किया था, उनको उन्होंने नाम क्या दिया था, जर्मन कन्फेडरेशन। समझ में आ रही है, सॉरी कन्फेडरेशन नहीं, कन्फेडरेशन। ये 39 स्टेट्स थे और इसी 39 स्टेट्स को अब क्या किया जा रहा है, आपस में जोड़ के एक नया देश बनाया जा रहा है और उस देश का नाम क्या है, जर्मनी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इन 1848 मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट अंडर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 स्टेट्स क्रिएट किए थे और नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको क्या नाम दिया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन। उस सारे 39 स्टेट्स को अब ये लोग जर्मनी के बेसिकली मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते हैं, उन सारे 39 स्टेट्स को आपस में जोड़ के एक हमारा जर्मनी नाम का देश बनाया जाए, है ना। और जो जर्मनी हमारा देश बनेगा वो कैसा होगा, एक नेशन स्टेट होगा, यानी कि वहाँ का जो पावर है वो राजा के हाथ में ना होकर बल्कि लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी के हाथ में होगा। ठीक है, और वहाँ पे कैसा सिस्टम रहेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा रहेगा, इलेक्टेड रहेगा, यानी कि पार्लियामेंट में वही लोग जाके बैठेंगे जिसको कि लोगों के द्वारा चुना जाएगा। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ का बात कर रहा है बताइए, मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी का बात कर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। ये टॉपिक है, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, दिस मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री बेसिकली ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। अब समझिए जरा यहाँ पे ध्यान से, जर्मनी के लोग क्या चाहते थे कि जो 39 जर्मन कन्फेडरेशन है उनको मिला के एक जर्मनी नाम का देश बनाया जाए, जो कि कैसा होगा, नेशन स्टेट होगा, यानी कि पावर जो है राजा के हाथ में ना होकर बल्कि लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी के हाथ में होगा। कोई दिक्कत इसमें। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वो इलेक्टेड होगा, यानी कि लोग उसको चुनेंगे। लेकिन इस काम को ना दबाया जा रहा था 3 कंट्री के द्वारा, पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा डेनमार्क और फ्रांस। ये तीनों मिल के जर्मनी में ये चीज़ होने से रोकना चाहता था, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई यदि जर्मनी में ये चीज़ होने लगा तो हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, हमारे यहाँ के लोग भी जागरूक हो जाएंगे, वो लोग भी चाहेंगे कि इसको क्या कर दो, मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी ला दो। तो इन तीनों ने पूरा वहाँ पे दबाने का कोशिश किया, लेकिन ये लोग दबा नहीं पाए। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, सपोर्टेड बाय जुंकर्स। ये जुंकर्स कौन थे, देखिए, द जर्मन मिडिल क्लास वेयर सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ऑनर्स कॉल्ड जुंकर्स ऑफ प्रूसिया। प्रूसिया के, देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्रूसिया के बहुत बड़े बड़े ना लैंड ऑनर हुआ करते थे, प्रूसिया के बहुत ही बड़े बड़े लैंड ऑनर हुआ करते थे, यानी कि जमींदार, उन्हीं को कहा गया यहाँ पे जुंकर्स। इन सभी लोगों ने मिल के ये तय किया कि हमको जो है ना जर्मनी का मदद करना चाहिए। ज़रा सोचिए, ये लोग हैं कहाँ के, जो हमारे बड़े बड़े लैंड ऑनर हैं वो है कहाँ के, प्रूसिया के हैं, लेकिन ये मदद किसका करना चाह रहे हैं, जर्मनी का करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको भी मालूम था कि भाई जर्मनी के लोग जो कर रहे हैं ना वो क्या है, एक अच्छा तरीका है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको भी लगा कि भाई चलो जर्मनी के लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये जो बड़े बड़े लैंड ऑनर हैं ये किस रूप में सपोर्ट किए होंगे जर्मनी के लोगों को, फाइनेंशियली किए होंगे, क्योंकि ये भाई बड़े ज़मींदार लोग आदमी है तो पैसा इसके पास ज़्यादा होगा,
है ना। तो फाइनेंशियली इन लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके वजह से जर्मनी के लोगों को और ज़्यादा मोटिव मिला, एनर्जी मिला, और ये लोग पूरी तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी को मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। रोल ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क। अब यहाँ पे ओटो वॉन बिस्मार्क कौन था, इसके बारे में देखते हैं। ओटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया, टुक द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रूसिया का जो चीफ मिनिस्टर था उसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने जिम्मेदारी ले लिया क्या, कि भाई जर्मनी को जो ना आज़ाद कराने का काम हम करेंगे। यानी कि ज़रा सोचो, जर्मनी में सिस्टम बहुत उथल पुथल था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जर्मनी आज़ाद होगा। तो जो प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने कहा चलो हम आपका मदद करते हैं और जर्मनी को आज़ाद कराने का जो जिम्मेदारी है वो हम ले लेते हैं। यानी कि एक बात आपको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा लीडरशिप किसने फॉलो किया, यानी कि किसने दिखाया सबसे बड़ा अपना लीडरशिप, ओटो वॉन बिस्मार्क ने दिखाया। यानी कि उन्होंने ही पूरा का पूरा जिम्मेदारी ले लिया था। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। इसमें क्या है भाई, प्रूसिया फाइट 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कम्प्लीटेड। देखो ध्यान से, प्रूसिया का जो चीफ मिनिस्टर था उसका नाम क्या था, ओटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि जर्मनी को आज़ाद करने का जिम्मेदारी हम लेते हैं, और उन्होंने ले भी लिया जिम्मेदारी। उनको ये लग गया था कि हम जर्मनी को आज़ाद करवा देंगे। लेकिन जर्मनी को आज़ाद करवाने में अभी हाथ है किसका, प्रूसिया का, यानी कि प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर का। लेकिन यहाँ पे जो हमारे 3 कंट्री थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये तीनों का तीनों जो है ना पीछे पड़ गया प्रूसिया के। हाँ, डेमोक्रेसी फ्रांस में आ चुका था, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट गया तो फिर वहाँ पे दोबारा क्या आ चुका था, फ्रांस में मोनार्की आ चुका था, है ना। देखिए यहाँ पे ना फ्रांस को लेकर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बता देते हैं हम आपको। जब लुईस 16 फ्रांस से हटा तो वहाँ पे क्या आया, डेमोक्रेसी आया। और डेमोक्रेसी जब वहाँ पे था तो उसी बीच में कौन आ गया, वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट जब वहाँ से चला गया तो ट्रीटी ऑफ वियना के तहत वहाँ पे क्या ला दिया गया था, मोनार्की ला दिया गया था। कोई दिक्कत इसमें, हर एक चीज़ इसमें कनेक्टेड है और हर चीज़ हम आपको बताते हुए चलते आए हैं। कोई दिक्कत इसमें। तो बताइए, जर्मनी को आज़ाद करवाने का जिम्मेदारी किसने लिया, प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर ने लिया। अब ये जो 3 कंट्री थे ना, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये तीनों का तीनों प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर के पीछे हाथ धो के पड़ गया कि बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जर्मनी को आज़ाद करवाने का जिम्मेदारी कैसे ले सकते हो, तुम जो कर रहे हो वो काम बंद करो, नहीं तो चलो मान लेते कि तुम जर्मनी को आज़ाद करवा भी दिए, लेकिन खतरा हमारे देश पे हो जाएगा, हमारे कंट्री के लोग भी अब चाहेंगे यहाँ पे डेमोक्रेसी लाए। तो ये लोग पूरी तरीके से प्रूसिया के राजा के खिलाफ हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। लेकिन प्रूसिया का अभी जो चीफ मिनिस्टर था, बेसिकली जो वहाँ का राजा था, वही बड़ा कठोर आदमी था, बड़ा मजबूत था। उन्होंने मिलकर तीनों को हरा दिया, और जब इन तीनों को हराया तो उसके बाद जर्मनी पूरी तरीके से क्या हो गया, आज़ाद हो गया। बात समझ में आ रही है, यहीं से जर्मनी पूरा का पूरा एकदम आज़ाद हो गया। उसके बाद क्या होता है देखो, न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, ऑन 18 January 1871 an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। अब इसका मतलब समझिए ध्यान से, जर्मनी तो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका था, यानी कि वहाँ पे मोनार्की वाला सिस्टम हट गया और वहाँ पे आज़ाद पूरे हमारा जर्मनी हो चुका था। अब भाई जर्मनी आज़ाद हो गया, चलिए मानते हैं कि जर्मनी आज़ाद हो गया, जर्मनी में सिस्टम अच्छा आ गया, लेकिन जर्मनी में आपको एक अच्छा सिस्टम तो लाना पड़ेगा ना। वो सिस्टम को लाने के लिए एक मीटिंग किया गया। कब मीटिंग किया गया, 18 जनवरी 1871 में एक मीटिंग किया गया। और इस मीटिंग में जर्मनी के जितने भी पहले के, यानी कि पहले जर्मनी के जो भी बड़े बड़े राजकुमार हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उन सबको अपॉइंट किया गया, यानी कि उन सबको न्योता दिया गया कि भाई राजकुमार लोग आप लोग भी इस मीटिंग में आइएगा, ठीक है। और जो आर्मी के बड़े बड़े लीडर थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे जर्मनी के, उनको भी न्योता दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रूसिया के मिनिस्टर थे, यानी कि प्रूसिया के जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे, उनको भी न्योता दिया गया। इसके साथ ही साथ जो प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, उनको भी न्योता दिया गया। और ये सबके सब लोग जो है ना एक जगह पर जाके मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और वो जगह कहाँ पे है, वर्सेल में। और ये वर्सेल जगह कहाँ पे है, जर्मनी में है।
बात समझ में आ रही है। और हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सेल, यानी कि एक तरीके से ऐसे जगह पर इन लोगों ने मीटिंग किया जो कि बहुत शानदार जगह था, और वो जगह कहाँ पे था, वर्सेल, और वर्सेल कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक है। और यहाँ पे तय किया गया कि अब जर्मनी का जो पूरा बागडोर है, यानी कि जर्मनी को जो पूरा संभालने का जिम्मेदारी है, वो किसको दे दिया जाए, कैसर विलियम फर्स्ट को दे दिया जाए। और ये कैसर विलियम फर्स्ट कहाँ से बिलोंग करते थे, प्रूसिया से बिलोंग करते थे, यानी कि प्रूसिया के आदमी को पूरा का पूरा जिम्मेदारी दे दिया गया और कहा दिया कि भाई अब आपका जिम्मेदारी है, आप जर्मनी को अच्छी तरीके से लेकर आगे बढ़ो। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जर्मनी एक बुरे सिस्टम से निकलकर अच्छे सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा था। उसके बाद द न्यू जर्मन एम्पायर, इसमें क्या हुआ देखो, द न्यू जर्मन एम्पायर फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग सिस्टम एंड लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। अब जो नया जर्मनी बनकर तैयार हुआ, वो नया जर्मनी, बल्कि देखो वो नया जर्मनी अब पावर पे फोकस नहीं कर रहा है, मोनार्की वाले सिस्टम को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि वो नया जर्मनी अब जो है ना करेंसी को मॉडर्नाइज कर रहा है, मतलब कि अपने यहाँ के करेंसी को बदल रहा है, मतलब कि अपने यहाँ पे मनी सिस्टम को चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि पूरे के पूरे जर्मनी में जो उथल पुथल मचा हुआ था, तंगी का माहौल, बेरोजगारी का माहौल, उसको ये लोग धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक अच्छा सिस्टम ये लोग लाना चाह रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि कोई सजा करेगा तो उसको सजा रजा नहीं देगा, बल्कि उसको सजा कोर्ट देगा, जुडिशियरी देगा, ठीक है। यानी कि एक लाइन में जो हम लोग कहना चाहें तो जर्मनी जो है ना एक बुरे सिस्टम से निकलकर एक अच्छे सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा था, और यही था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जर्मनी जो है पूरी तरीके से अब आज़ाद हो चुका था, डेमोक्रेसी आ चुका था, एक बेटर सिस्टम यहाँ पे आ चुका था। अब उसके बाद है हमारा इटली यूनिफाइड, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।